बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 52 सालों के बाद सरकार एक बार पुनः बैंकों को निजीकरण की ओर ले जाने की राह पर चल पड़ी है। 1969 में उस समय की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में फिर से एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार लगभग 21 राष्ट्रीयकृत बैंक देश में काम कर रहे थे। सरकार का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे की सोच थी कि बैंक उद्योगपतियों के हाथ में थे। आए दिन बैंक, प्राइवेट बैंक डूबते भी थे, जनता का पैसा डूबता भी था और उद्योगपति बैंकों से पैसा जो है अपने उद्योगों में लगाते थे, आम जनता को उसका लाभ नहीं होता था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का विस्तार हुआ, बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ, बैंकों के कामकाज का विस्तार हुआ, बैंक आम आदमी तक पहुंचे। जो लोग लोन लेना चाहते थे लेकिन पहले उनको बैंकों से लोन नहीं मिलता था, ऐसे लोगों को बैंकों ने लोन देना शुरू किया। प्रायोरिटी सेक्टर के नाम पर भी छोटे कामगारों को लोन बैंकों ने देना शुरू किया। खेती के लिए लोगों को लोन बैंकों ने देना शुरू किया। बैंकों का विस्तार, बैंकों की शाखाओं का विस्तार और बैंक में जमाकर्ताओं और ऋण लेने वाले खाता धारकों का विस्तार हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारीकरण करके बैंकों का दुरुपयोग शुरू किया। बैंकों में अपने डायरेक्टर्स को बिठाया, अपने एमडीज को वहाँ पर बिठाया गया और अपने निजी स्वार्थों के कारण, राजनीतिक स्वार्थों के कारण बड़े बड़े लोन अपने लोगों को देने का काम शुरू किया, जिसके कारण बैंकों की हालत में दिन ब दिन परेशानी आनी शुरू हो गई। लोन डूबते चले गए। 1991 में नरसिम्हन कमेटी ने इन बैंकों को मर्ज करने और इनका निजीकरण करने के लिए एक प्रस्ताव जो है, एक रिपोर्ट सरकार को दी। 2008 में पहला मर्जर शुरू हुआ। स्टेट बैंक में स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों को मर्ज किया गया। उसके पश्चात पुनः एक बार 6 बैंकों को मर्ज किया गया। अभी ये मर्जर पूरा हो ही नहीं पाया था कि पिछले वर्ष के बजट में सरकार ने कहा कि सरकारी बैंकों को ज़्यादा संख्या में वो नहीं रखेंगे और बैंकों का निजीकरण करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने भी कहा कि हम ज़्यादा राष्ट्रीयकृत बैंकों को नहीं रखेंगे और हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उनको निजीकरण की ओर लेके जाएंगे। यानी 52 साल में घूमकर फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो गए। इस बीच नए प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस दिए गए। आज नए 8 न्यू जनरेशन बैंक काम कर रहे हैं, 14 ओल्ड जनरेशन बैंक काम कर रहे हैं। इसी बीच छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंकों की भी स्थापना हुई। 11 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सरकार ने लाइसेंस दिया। एक और बैंकों की श्रेणी ग्रामीण क्षेत्र के बैंक, वो भी आज 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में काम कर रहे हैं। 2018 में सरकार ने इंडिया पोस्ट बैंक की भी स्थापना की। यानी जैसे जैसे सरकारें बदली वैसे वैसे बैंकिंग को हिट एंड ट्रायल का
रूप में प्रयोग किया गया। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ने एक महिला बैंक को बनाया, बाद में उस बैंक को समाप्त करके उसको स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। यानी बैंकिंग क्षेत्र जो कि देश की आर्थिक प्रगति में इतना बड़ा योगदान करता रहा है, कर रहा है, उसके साथ हमने छेड़खानी करनी शुरू कर दी। अब सरकार ने कहा कि हम बाकी बचे बैंक जो हैं उनको हम निजीकरण करेंगे। 4 बैंकों को सरकार ने चिन्हित भी कर लिया, 2 बैंकों में कारण प्रक्रिया चल रही है। अब इन बैंकों के निजीकरण के बाद और आए दिन बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों में भी घोटाले और अव्यवस्था के कारण जनता की गाढ़ी कमाई डूबने के बाद भी सरकार सरकारी बैंकों को निजीकरण की ओर धकेल रही है। यह उचित नहीं है। बैंकों को सुधारने के लिए, बैंकों में रिफॉर्म्स करने के लिए और भी कई तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे बैंकों की स्थिति को सुधारा जाए। बैंकों के निजीकरण के बाद हर स्टेक होल्डर्स को परेशानी होगी। जहां कर्मचारियों की चटनी होगी, वहीं बैंकों की ब्रांचेस जो कि नॉन प्रॉफिट हैं उनको बंद किया जाएगा। लोन लेने वाले जो लोग आसानी से सरकारी बैंकों में जाकर लोन ले लेते थे, उनको भी उससे वंचित रहना पड़ेगा। यानी उस प्राइवेट बैंक की बोर्ड तय करेगी कि किसको कैसा लोन देना है। फिर सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं बैंकों द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। आज भी जितना योगदान सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार की अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना हो, बीमा योजना हो, कृषि बीमा योजना हो, जितनी भी इस प्रकार की योजनाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए सरकारी बैंकों द्वारा ही काम किया जा रहा है। निजी बैंकों का उसमें रोल बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार को एक बार पुनः सोचने